हाँ तो बच्चों, आज हम बहुत ही एंटायरली डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंटायरली डिफरेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग जो पढ़कर आ चुके हो अब तक, ठीक है, उसका यूज़ तो है ही, लेकिन इसके अंदर मतलब क्वेश्चन जिस तरह के आए हुए हैं ना, कि एकदम हाई भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और एकदम लो भी पूछा हुआ है, तो इसलिए हाई टू लो जो है ना सभी बताना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है सेट्स, उसकी हेल्प से जो है ना थोड़ा सा आपको इसकी बेसिक्स पता चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स होते हैं क्या। तो मैंने आपको पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले 10 मिनट, मुझे 12 मिनट लगेंगे सेट बताने में, ज़्यादा कुछ नहीं है सच। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या बताएंगे, सेट्स के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा चीज़ है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी आज आपको। इतना टफ नहीं है, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो पहले मैं आपको सेट्स के बारे में बता देता हूँ। सेट्स ये एक्चुअल में होते क्या है। सेट्स, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A set is a well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट्स कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, है ना। प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है, सिंगुलर फॉर्म भी हो सकती है। तो इसमें देखो बहुत अच्छा सा वर्ड है हमारे पास जो लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड वो होता है भाई जो सबके समझ में आ जाए। ये तो मतलब वो वेल डिफाइंड का, वेल डिफाइंड का मतलब कि जो सबके समझ में आ जाए, जो सबके लिए एक ही हो। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये बात करें कि बच्चों के टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये बात वेल डिफाइंड है? टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, ये बात वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों भाई? हो सकता है मेरी नज़र में कोई और राइटर अच्छा हो। टॉप 10 आप बनाओगे तो आपकी लिस्ट में कोई और होगा, कोई और बनाएगा तो उसकी लिस्ट में कोई और होगा। तो यानी कि ये लिस्ट जो है ना वेरी कर रही है। तो ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, ये वेल डिफाइंड नहीं कहलाती। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें वेरी करें, जैसे मैंने कहा जाएगा टॉप 10 फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, भाई मुझे शाहरुख खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को आमिर खान अच्छा लगता है, किसी को अक्षय कुमार। तो ये चीज़ भी वेरी कर रही है ना। तो ये भी कल का बात वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूँगा अ सेट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भैया ये तो सबके लिए सेम रहेगा ना। चाचा नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो सबके लिए थे, अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो भी सबके लिए हैं। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि दिस इज सेम फॉर ऑल, यानी जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी हो, वो सबके लिए हो। तो ये बात हो गई वेल डिफाइंड की। तो वेल, इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल्स हो जाएंगी इसकी, a set of all prime ministers of India, prime ministers of India। ठीक है, इसी तरह से a set of all the presidents of India। ठीक है, all the presidents of India। तो ये सब इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे सेट की। तो सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेसिस, करली ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको ब्रेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अ सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स तो सबके लिए एक है ना, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ए ई आई ओ यू। ओके, तो ये देखो ब्रेसिस के अंदर जो है ना ये डिफाइन होता है ये सेट। तो इसका ऑर्डर देखो, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर मैंने आपका ए स्टार्ट से किया तो आप यू को पहले लिख सकते हो, ओ को पहले लिख सकते हो। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर। ओके, आप कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, तो ये बात एक ही होगी। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये वर्ड है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ वर्ड निखिल। ये मेरा नाम नहीं है, एक नाम है निखिल। तो इसमें कहा गया अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड निखिल। तो निखिल में देखो ये आई जो आ रहा है 2 बार आ रहा है,
ये आई जो आ रहा है हमारा, ये 2 बार रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें पूरा इसको 2 बार नहीं लिखना। तो कितने कौन कौन से लेटर्स है इसके अंदर? एक तो एन है, ठीक है, एक आई है, बस 2 बार नहीं लिखना है को, एक के है, एक एच है और एक एल है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? जो वर्ड्स निखिल में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड में क्या, इसको इस तरह से ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो जो चीज़ें प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होंगी मैं आपको वही बताऊंगा। वैसे ही अपने आप में एक चैप्टर है 11th क्लास में, बहुत बड़ा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, तो मैं आपको जो चीज़ें यूज होंगी वही बताऊंगा। अब जैसे कि ये इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कुछ ए, ये सेट है ए इज द सेट NIKHL। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि NA कितना होगा, NA का मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5, तो NA कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो NA का मतलब क्या होगा? 5। A का मतलब क्या हो जाएगा? ये, ओके। अब बात करते हैं किसकी, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि ये लेटर N है, ये जो N लेटर है ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो इसको इस तरह से लिखते हैं N बिलोंग्स टू A। ये जो साइन होता है ये क्या क्या होता है? बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, यानी कि ये N जो है हमारा ये बिलोंग्स किससे कर रहा है? A से कर रहा है। जैसे कि हमने ये कहा कि 1 कोई नेचुरल नंबर है, तो 1 किससे बिलोंग कर रहा है? दिस इज द नेचुरल नंबर। N को, नेचुरल नंबर को N से शो करते हैं। -1 है, ये किससे डिपेंड कर रहा है? ये इंटीजर से कर रहा है, ठीक। Z को इंटीजर से करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसमें लिखने के, आप लिख लो इसको चाहो तो। N होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, और हमारा Z क्या होता है? इंटीजर। अगर आप इसको Z प्लस कर दोगे तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और अगर आप इसको Z माइनस कर दोगे तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। Q क्या होता है? Q होगा हमारा रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। Q प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद क्या है हमारा? R, ये होता है रियल नंबर, ठीक है। इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली। बस समझने के लिए समझ लो ये है क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो सेट समझ में आ गया। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको इस तरह से ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इट्स ओके। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं जो अक्सर जो है वो यूज होती हैं। क्या? एक होता है हमारा यूनियन, जिसको हम कैपिटल यू से स्टार्ट करते हैं, ये कहलाता है यूनियन। एक होता है हमारा ये कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन एक्चुअल में है क्या। हमने कोई 2 सेट ले लिए, देखो सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। एक सेट हमने सपोज कर लिया, लेट A इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू समथिंग 1, 2, 3। एक दूसरा सेट हमने ले लिया B, ये क्या होता है हमारा 3, 4, 5। अगर मैं आपसे बात करूं A यूनियन B, यानी कि यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स, मैंने कहा रिपीटिशन नहीं होगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। 3 2 बार तो आएगा नहीं ना, बात खत्म। 4, 5, तो यानी कि जो इसका कॉम्बिनेशन आता है ये क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। और अगर आपसे ये मैं कहूँ इंटरसेक्शन, ये जो पार्ट कहलाता है इंटरसेक्शन कहलाता है। तो अगर मैं कहूँ A इंटरसेक्शन B, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये 3 है ना, दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3। मतलब याद रखना बेसिस के अंदर ही लिखनी है सेट्स की सारी चीजें, तो ये हो जाएगा 3, ओके। तो इसमें इनको लिखने का जो है तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट A और B, A एंड B। तो ये और एंड जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये एक आपको अपने आप में कॉन्सेप्ट देती है। देखो एक बात याद रख लो आगे के लिए ना, कि हमेशा के लिए याद रख लो, आगे आप पढ़ोगे जहाँ पर कंडीशन आए और A और B, ठीक है, तो ये और कौन सा साइन देता है? और साइन देता है प्लस का, ठीक है, और साइन देता है प्लस का, इसका रिप्रेजेंटेशन है। और आज जहां पर बात है एंड की, A एंड B, तो ये किसका साइन देगा? मल्टीप्लाई का, A एंड B, ओके। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं आपकी प्रोबेबिलिटी की, बस इतनी चीज़ आप याद रखो, और जो कोई नई चीज़ हमारा यूज होगी इसके अंदर वो हम आपको बता देंगे। तो इसको जल्दी से, बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। अब सीधी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। थोड़ा सेट बताना ज़रूरी था, इसीलिए हमने आपको सेट बताया, ठीक है।
देखिए सी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सुना है नाम इसका? सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, यानी ऑल पॉसिबिलिटीज, कितनी भी जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसका सेट। सैंपल स्पेस क्या? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे कि हमने एक डाई रोल किया, ठीक है, तो डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आने की, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? इस सैंपल स्पेस हो जाएगी। इसको आप चाहो तो एस से रिप्रेजेंट कर लो, तो एस कितना हो जाएगा फॉर डाई वाले केस में? 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगी इसकी सैंपल स्पेस। अब जो आपसे पूछेगा, जो कंसीडर किया जाएगा, देखो ये भी थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन होती है, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, देखो ये भी आपके लिए नई चीज होगी, सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये हमने पढ़ा रहा है, ये बोर्ड है ना सिस्टम, इस टाइम हम इस पे पढ़ा रहे हैं। तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि वो यूनिवर्स का पार्ट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, अपने साथ यूज कर रहे हैं उसको, है ना। जैसे इस बोर्ड को यूज कर रहे हैं ना, तो इस टाइम सिस्टम क्या हो जाएगा? ये बोर्ड हो जाएगा। ओके, तो इवेंट क्या होता है? इवेंट भी क्या होता है? इवेंट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर मैंने आपसे कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, तो 2 क्या है? 2 जो है ना हमारा, वो क्या है? इवेंट है, क्योंकि हमने इस इवेंट की बात कर रहे हैं 2 की। तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। इवेंट कितना है? ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, यानी आउटकम्स क्या है? जो आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अगर मैंने आपसे यही कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं इसमें? 1 2 3, तो आउटकम्स कितने हो गए तुम्हारे? 3 हो गए ना। और टोटल आउटकम क्या होता है? यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो टोटल आउटकम्स होता है, उसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में ई सैंपल स्पेस लिख लो। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस आपके समझ में आ गया, इवेंट आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ और कंडीशंस हैं। इवेंट्स कितने तरह के होते हैं? पहला इवेंट होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दी थी। क्या एग्जाम्पल दी थी? कि अगर कोई सेट है ए 1 2 3 और दूसरा इवेंट है 3 4 5, 2 इवेंट्स, यानी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्चुअली बात कर रहे हैं, ये 2 इवेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 2 इवेंट्स को कंपेयर करना है। 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? यहां पे तो इंटरसेक्शन भी कितना आ रहा है? देखो 3 आ रहा है ना, यानी कि एक एलिमेंट हमारा ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है। तो जब एक एलिमेंट कॉमन आता है तो वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाता, वो कहलाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, जब कॉमन आता है। लेकिन अगर मैं इसको 3 की जगह 6 4 5 कर दूं तो क्या यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, यहां पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो ऐसे इवेंट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसको 0 तो लिखेंगे नहीं ना। तो सेट की लैंग्वेज में उसको लिखते हैं हम क्या? फाई। फाई का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं नल सेट।
नल सेट भी कहते हैं इसको और एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। और एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट है, और बहुत सारे एलिमेंट है तो अगर मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट या नॉन इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, इनफाइनाइट तक होते हैं, तो ऐसे इवेंट जो होते हैं ना जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है, और जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाता है। नल सेट क्या होगा, नल सेट क्या होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होंगे, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if, यहां पे लिख दो टू इवेंट्स ए एंड बी, है ना, नाम लिख देखो ए एंड बी, ये आ जाएगा। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि इनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाएगी तो वो इवेंट कैसा हो जाएगा, वो इवेंट हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें, कितनी चीजें आपने अब तक कवर करी, देखो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एम्प्टी सेट आपने पढ़ा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, नल सेट क्या होता है ये पढ़ा, और आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स पढ़ लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा, जिसमें ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा यानी कि कुछ नहीं होगा, और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन भी कुछ फाइनाइट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब एक दो डेफिनेशंस और आती हैं जिसमें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको हटा लो यहां से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से इतना, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो कोई नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो डेफिनेशन होती हैं, देखो यहाँ से वाइस वर्सा डेफिनेशंस आती हैं आपके पास, एक आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट की और एक आएगा डिपेंडेंट इवेंट की। तो एग्जाम्पल से जो है ना चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, मेरा मानना ये है, मेरे भी एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। डेफिनेशन तो इट्स ओके लिखी हुई होती हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले डेफिनेशन, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ इवेंट ए डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। ये तो मैंने बोल दिया, एक फिलोसफिकल डेफिनेशन भी हो गई, लेकिन आपके क्या समझ में आया ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपकी बेनिफिट आसानी के लिए, है ना, लेकिन आप कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्लियर है कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। लेकिन इसको हम कहेंगे कैसे, अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैग है, उस बैग में 5 तो रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं। मैंने आपसे कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल यानी 5 रेड यानी 5 अपॉन टोटल कितने 8। ये बात तो हो गई, समझ में आ गई। अब एक इवेंट और कहा मैंने आपसे ये कहा कि बॉल आपने निकाल के इसके अंदर डाल दी, बॉल निकाली हो उसमें से फिर निकाल के डाल दी। अब चाहे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो अगर आपने ब्लू की पूछ रहा है, आपने क्या किया, जो आपने बॉल निकाली वो वापस इसके अंदर रिप्लेस कर दी, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, दो चीजें होती हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, मैंने बॉल निकाल के इसके अंदर दोबारा डाल दी, तो इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी तो 5/8 थी, तो उसकी कितनी हो जाएगी ब्लू की 3/8। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा? फर्क अब पड़ेगा जब मैं एक बॉल को रिप्लेस ही नहीं करूंगा, निकाल के फेंक दूंगा बाहर। मैंने क्या करा, रेड बॉल निकाली और उसको उठा के फेंक दिया बाहर, तो हमारे पास कितनी बॉल बची? अब कितनी बॉल बची? 4 बची ना ये, और 3 बची है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7। तो देखो क्या हुआ,
रिप्लेसमेंट के साथ जो है ना प्रोबेबिलिटी पे असर नहीं पड़ा, लेकिन जब हमने एक बॉल निकाल के फेंक दी तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ गया। तो ऐसे इवेंट जहां पर एक की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करती है दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर, वो इवेंट्स क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ये क्या कहलाएंगे? हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज इट क्लियर टू यू? और डिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे? मत फेंको निकाल के, इसी के अंदर रिप्लेस मत करो, इसी के अंदर रहने दो, तो आपका ये आ जाएगा निकल के। ओके, तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ा इन टर्म्स ऑफ द सेट्स, ठीक। डिपेंडेंट इवेंट पढ़ा, इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल देके, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी के और जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़कर आ चुके हो, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट इसके पढ़ के आ चुके हो। सेट के टर्म में भी होता है, तो सेट के टर्म में एक फॉर्मूला होता है हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी, एक फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर ए यूनियन बी का रिलेशन क्या होगा, अगर आपको ए यूनियन बी दे रखा है उसके एलिमेंट्स, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी है, एन की जगह आप पी कर सकते हो उसको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो रहा है। अगर दो इवेंट ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए और बी। एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, ये समझ में आ जाएगा, अभी रुक जाओ। चलो भाई एग्जाम्पल ही दे देते हैं, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। आपने क्या किया? आपने, ठीक है, here is a bag, here is a bag and in the bag there are total of 9 balls, there are total of 9 balls in which 3 क्या है? रेड है, 3 क्या है? ब्लू है, और 3 क्या है? येलो है, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा? इन सबका कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब अलग अलग है, तो ए यूनियन बी कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? टोटल 9 है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक। रेड के कितने हैं? ये ए हो गया, ठीक। ब्लू के कितने हैं? ये बी हो गया, और ऐसे कितने? ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए एंड बी। अगर उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में क्या होगा? ए एंड बी में यही तो होगा, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में कर लो, छोड़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू? इसका मतलब ये तो होगा आर इंटरसेक्शन बी का। एंड का मतलब होता है ना इंटरसेक्शन, तो इससे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू, तो कितनी है रेड एंड ब्लू? रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/9, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लू की? 3/9, 1/3, 1/3। मैंने क्या कहा था? जब एंड हो तो क्या होती है? प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये कितना आएगा निकल के? ये आ जाएगा 1/9। अब तुम अपनी लैंग्वेज में करके देख लो, 1/9 आएगा? नहीं भाई, ये आ जाएगा, हाँ 1/9 आ जाएगा। दोनों की पूछी इसने तो, ठीक है, ए एंड बी की उसकी पूछी इसने 1/9। 3 रेड का मतलब 3/9 यानी 1/3, 1/3 यानी 1/9 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब आपसे ये पूछे कि बच्चों ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो? येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/9 यानी कि 1/3। येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 ना। और अगर आप वैसे ही निकाल के देखो, कैसे? आप चाहो तो वैसे निकाल के देख लो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 + 3 कितना होगा? 6, 6/9 कितना आना चाहिए? 2/3, ये तो 1/9 आ रहा है, ठीक है। हटाओ ऐसे एग्जाम्पल्स को। तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। देखो क्वेश्चन में यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल सटीक नहीं बैठ रही, ओके, ये एग्जाम्पल सटीक नहीं बैठ रही, क्वेश्चन पे यूज होगा, तब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से हमें यूज करना है इस फॉर्मूले, ठीक। तो एक बात याद रखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर इवेंट, इफ, ये कंडीशन है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी थी ना बच्चों, वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की दे दी थी मैंने आपको, क्योंकि
हर इवेंट अपने आप में अलग अलग है, कॉमन नहीं है ना उनमें कुछ भी, एक में ब्लू बॉल है, एक में येलो बॉल है, एक में रेड बॉल है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर ए और बी हैं तो क्या होगा हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये क्या होता था, ये कुछ नहीं होता था ना, फाई होता था ना, जीरो होता था ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास जो यूज होगा, क्वेश्चन आएंगे तब आसानी समझ में आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब इवेंट क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे तो कुछ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है, तो उसको आपको उसकी हेल्प से आपको करना होगा, ठीक है, सेट की हेल्प से हमें करना है इसको। तो ये बात हो गई। अब 2-4 10 के कॉन्सेप्ट और हैं, वो भी बता दे रहा हूँ। एक इवेंट होता है हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो सर्टेन है, जो होना ही होना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, अरे सूरज कहीं और से निकल सकता है क्या, नहीं ना, तो वो तो सर्टेन है, श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 मैक्सिमम, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। श्योर इवेंट होता क्या है सर्टेन, और एक चीज होती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो हो ही नहीं सकता। क्या सूरज कभी ईस्ट से वेस्ट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो ऐसे इवेंट जो होते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो क्या होती है 0, ओके। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, ओके। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ रहा है तो वो गलत, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है तो वो गलत, किसी की प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में आ रही है तो वो सही है। लेकिन परसेंट भी तुम्हारा 100% से लेकर 0% तक होनी चाहिए। 125% जो है ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ओके। एक चीज होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी बात का उल्टा, किसी भी स्टेटमेंट का उल्टा, किसी भी इवेंट का उल्टा। अगर मैं आपसे ये कहूं हमने एक कॉइन टॉस किया, उसमें या तो हेड है या टेल है, ठीक है, उसमें या तो हेड है या टेल है, तो मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, इसका उल्टा क्या होगा टेल, ठीक है। तो ऐसे इवेंट देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी भी होती है, एक चीज बताता हूं। तो इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। अरे किसी भी कॉइन में या हेड आएगा या टेल आएगा, अब शोले की तरह सिक्का तो खड़ा रहेगा नहीं ना। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट बता रहा हूं क्या हो रहा है। अगर एक इवेंट की बात करेंगे, इसको नोट करते हैं हम ई नॉट से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अगर मैं हेड की बात करूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा टेल, और अगर मैं टेल की बात करूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हेड। तो हमेशा याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जरूरी नहीं है कि इवेंट तुम्हारे 2 ही हों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इवेंट हों, ठीक है। किसी बैग में मैंने इनफाइनाइट बॉल डाल रखी हैं, 50 बॉल डाल रखी हैं, फॉर 50 कलर की बॉल डाल रखी हैं या 20 कलर की बॉल डाल रखी हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी अलग अलग हो जाएगी, ओके। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली चीज आपको सैंपल स्पेस बनानी आनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड,
what is the probability, what is the probability of getting at most 2 heads, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम 2 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए पहली चीज़ आपको मैं सैंपल स्पेस बनाना बताऊंगा, सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, कितने पहलू होते हैं एक सिक्के के। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, देयर आर 2 फेसेस ऑफ अ कॉइन, वन इज हेड एंड वन इज टेल, अनदर इज योर टेल। तो अब अगर हम बात करें कि कितनी बार कॉइन को टॉस किया है, 3 बार किया है ना, तो टोटल फेसेस कितने हैं 2 एंड 2 रेज़ टू द पावर 3, दिस इज योर सैंपल स्पेस। तो टोटल कितने आ जाएंगे सैंपल स्पेस में 8। आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर 8 इवेंट्स होंगे। कौन कौन सा सैंपल स्पेस बना रहा हूं मैं, देखो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, है ना, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल टेल, 4 हो गए। और देखते रहो, टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 7। अब कौन बचा, हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, एच टी टी हो गया, एच एच टी हो गया, टी एच एच नहीं हुआ, टी एच एच, एच टी 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 एच हो गया, एच टी टी नहीं हुआ, हेड टेल टेल नहीं हुआ, हेड टेल टेल। यही तो सीक्वेंस आएगी। ये देखो सेट्स के अंदर लिया है मैंने, ये एलिमेंट्स हैं इसके। अब इसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा वाले नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। देखो ये तो होगा नहीं, इसने कहा ना एट मोस्ट 2 हेड्स, ये तो होगा नहीं। इसकी बात करें, ये आ जाएगा एट मोस्ट में, ये आ जाएगा ना, एट मोस्ट में ये भी आ जाएगा। मैंने कहा ना ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम वाले भी कंसीडर किए जाएंगे, तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा, आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो टोटल कितने होगा हमारे, 7 होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारा, 7 होगा ना टोटल। तो 7 अपॉन टोटल, टोटल कितने 8। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, एट मोस्ट 2 हेड्स की। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और मैं आपको चेंज कर दे रहा हूं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 2 हेड्स की आपको निकालनी है। ये देखो बहुत कंफ्यूज करता है, एट लीस्ट 2 हेड्स यानी कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो, एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा। अरे यार इसकी एग्जांपल ऐसा हो सकती है, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं, यहाँ पे 50 बच्चे खड़े कर दिए सामने हैं, ऐसे वो बच्चे जरा मेरे पास आ जाएं जिनके पास 10 रुपए से कम हो। ठीक है यार, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो भी आ जाएगा ना मेरे पास भी, 1 रुपये वाला भी आ जाएगा, 2 रुपये वाला भी आ जाएगा, लेकिन हाँ 10 रुपये वाला भी आ जाएगा। 10 रुपये हों यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हों उसके पास, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जिसके पास 11 रुपये हैं वो बेचारा हट जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो 0 है, वो भी तो आ जाएगा ना इसी कैटेगरी में। तो एटमोस्ट का मतलब यही होगा। इससे कहा ना एटमोस्ट 2 हेड्स यानी 2 हेड तक की बात हुई है, इससे कम कम जो है ना हमारे पास 2 हेड्स आ जाएंगे, एटमोस्ट वाली बात। एटलीस्ट की बात क्या करी, इसने कहा वो बच्चे आ जाएं जिनके पास कम से कम 10 रुपये हों, यानी 10 रुपये और उससे ज्यादा वाले आएंगे, उससे पीछे वाले नहीं आएंगे इन दैट केस। तो यही कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इसमें कम से कम 2 हेड तो है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये नहीं आएगा ना, ये आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा और ना ये आएगा। कितने होगा टोटल, 4 होगा ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8 यानी कि 1/2। तो दोनों कंडीशन आपके सामने है। तो आपसे अगर एटमोस्ट पूछेगा तो आप वो भी निकाल दोगे, और आपसे एटलीस्ट पूछेगा तो भी आप निकाल दोगे। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, एटमोस्ट और एटलीस्ट का। ओके,
इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। सैंपल स्पेस बनानी बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपल स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो नहीं बन पाती, तो उसको आप क्या करोगे, माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में लिखिए, देखो शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे समझाना ज़रूरी था आपको। क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of 52 cards, from a pack of, पैक भी बोलते हैं और डेक भी बोलते हैं, ओके। 52 कार्ड, गड्डी को बोलते हैं डेक। खेलते हो क्या बच्चे? कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। अगर अच्छे पर्पस के लिए खेलोगे तो इट इज गुड गेम, और जुआ खेलोगे तो वो गलत है ना। तो आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए तो आपको आना चाहिए एटलीस्ट। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the card drawn, that the card drawn either a red card, either a red card or a king। प्रोबेबिलिटी क्या है पूछ रहा है आपसे, रेड कार्ड या किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन है 6/13, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 7/13 एंड ऑप्शन डी 27/52। ओके ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट जो बताया उसको ध्यान में रखना, वही चीज है इसके अंदर। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग। पहले ये बताओ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52। किसी को आपत्ति इसमें नहीं होगी, हो जाएगी 1/2। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। अगर आप इसको दोनों ध्यान से करोगे तो 1/30। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इधर अ रेड कार्ड और अ किंग। ठीक है, किंग की प्रोबेबिलिटी और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 10। छब्बीस रेड कार्ड्स, हाँ जी ठीक है। तो ये आ जाएगा 26/52 किसका, रेड कार्ड का 1/2, और इसका कितना आ जाएगा किंग का 4/52 1/13। तो यहाँ पे पूछा और की कंडीशन में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/13, इससे तो आंसर 15/26 आ जाएगा। आंसर है हमारा 7/13। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको।
सी। जरा मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा था, रेड 26 कार्ड के अंदर कितने किंग्स आ गए? जो 26 आपने रेड कार्ड लिए उसके अंदर 2 किंग आ गए ना ऑलरेडी, ठीक है। आपके पास और कितने किंग बचे? 26 कार्ड थे टोटल आपके पास रेड कार्ड्स में 2 तो किंग ऑलरेडी आ चुके ना। अब कितने, इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग, और किंग में कितना बचा हमारा, कितने किंग बचे? 2। जहां पे कंडीशन काय की होती थी ना बेटे, यूनियन की, मैंने आपसे कहा था और का मतलब क्या है, एक तो ये कार्ड्स आ गए और कितने किंग बचे हमारे पास? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 28। और वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 28 आ गए। तो ये किसी कंडीशन नहीं, ये कंडीशन निकल कर आई है रेड कार्ड और किंग की। ये क्या निकल कर आया? इवेंट निकल कर आया रेड कार्ड और किंग, यानी इतनी पॉसिबिलिटीज हैं 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 28/52, 14/26 एंड 7/30। दिस इज द आंसर, सी हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो ध्यान काय में देना, हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने जो 26 कार्ड्स लिए, उन 26 कार्ड में 2 किंग ऑलरेडी हैं या नहीं है ना। हार्ड का किंग है और उसका डायमंड का किंग है। बचे कितने? 2 किंग और बचे ना आपके पास। तो ये किंग की बात कर रहा है, तो 26 कार्ड तो हमारे टोटल इधर आ गए, प्लस 2 किंग यहाँ भी तो बचे ना। तो ये इवेंट के लिए मैंने क्या कहा, जहां और वाली कंडीशन होती है वहां पे प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो आपका क्या होगा, टोटल 28 पॉसिबिलिटीज हो गई अपॉन टोटल, तो 7/13 हमारा ये निकल कर आया सिंपली। नोट कीजिए इसको। थोड़ा सेट्स का बताना जरूरी था। क्वेश्चन, E and F are independent events. E and F are independent events. E और F क्या है हमारे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.21 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ई एंड एफ हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और हमें क्या बताना है कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। तो बेटा याद रखना, इसका मतलब क्या है, देखो इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, यही तो मतलब हुआ ना इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। इंटरसेक्शन का साइन क्या बताता है? इंटरसेक्शन का साइन यही बताता है कि ई एंड एफ। तो ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई कितना है दे रखा? 0.7, ये कितना दे रखा? 0.3, यानी कि 0.21। आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी ई एंड एफ की, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की, अगर आपसे इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? आपको यही याद रखना है कि जहां और है वहां पर आपको प्लस करना है, जहां पर एंड है वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। बाकी चीज़ें आप पढ़े हुए हो, प्रोबेबिलिटी आपने 10 में देख रखा है कि उसके अंदर कुछ है नहीं है सच, एक छोटा सा फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो वो चीज़ें मैं आपको बताना नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग कर लोगे। जो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे मैं उसी की तरफ आपको फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, ओके, क्योंकि इसमें आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो इसे कितना है, क्वेश्चन है 30। इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो ये डेफिनेशन आ चुकी है आपके सामने। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इवेंट्स, ए और बी क्या है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। सच दैट अब आप जरा वहां पे पहुंच जाओ, मैंने क्या बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.5। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 0.9, ऑप्शन डी नन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या था भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होता था जिसका एक दूसरे पे इंटरसेक्शन क्या होता था, इसका 0 यानी कि 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में क्या होता था, इंटरसेक्शन एफ जो होता था ना हमारा, ये क्या हो जाएगा 0 फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये कंडीशन थी, ये मैंने आपको लिखवाया भी था जब पढ़ाया था अभी आपको। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ई इंटरसेक्शन एफ तो हमारा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ई और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो रहे हैं। देख लो अब दिख रहा है ना प्लस, ई यूनियन का मतलब होता है और, तो जहाँ पर और वाली कंडीशन है तो क्या वो प्लस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर आ जाएगा, पी ऑफ ई कितना है दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 0.4 प्लस 0.5, ये 0 है ही तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.9। यही पूछा है आपसे, तो सी इज द आंसर। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, तो यही है आपको एक फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, इस फॉर्मूले में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, आपसे ये भी पूछ सकता है बाकी सब चीज़ें दे दे, ये पूछ सकता है बाकी सब चीज़ें दे दे, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह दे तो वो हटा जाए, वो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। चलिए क्वेश्चन और लिख ले रहा हूँ, लैंग्वेज में होना जरूरी है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ई एंड एफ। देखो ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ई एंड एफ दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी नहीं इज इक्वल टू 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है आपको 0.3, ओके रेस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अक्यूरेंस इज, साइमल्टेनियस अक्यूरेंस का मतलब क्या होगा, ए एंड बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है, ये कितना है साइमल्टेनियस अक्यूरेंस की देखें 0.14। आपसे पूछा इसने क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ई अकर्स और एफ अकर्स। ईदर ये लिखना मुझे इसलिए जरूरी है, मुझे बताना है आपको, ई अकर्स और एफ अकर्स। अब आपके माइंड में क्या चीज आई, इसने पूछा ई या एफ, और ई और एफ का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पूछ रहा है आपसे, और का मतलब होता है यूनियन, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ई यूनियन एफ पूछ रहा है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ओके। बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको देखनी थी, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, जो भी वैल्यू पुट करके वैल्यू आएगी दैट्स द आंसर। नोट करिए थे जल्दी से। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि सिंपल से एक ईयर है, एक साल है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सीधा आपको अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन बता देता हूँ।
देयर इज अ ईयर, ठीक है, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, देयर आर 365 डेज, ओके, एंड 52 वीक्स। 52 वीक्स के बाद भी एक दिन बच जाता है, 52 वीक जो है ना 364 डेज बनते हैं। तो आपसे ये कहा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 365वां दिन किसी भी साल का वो मंडे हो, वो क्या हो, मंडे हो, क्या होगी जल्दी से बताओ यार। वो एक दिन जो बचेगा या तो वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, नहीं टोटल आउटकम कितनी हो गई, वीक डेज इज द टोटल आउटकम्स ना। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, वीक डेज यानी कि 7, और मंडे की पूछा तो मंडे तो एक ही होगा, तो 1/7 सीधा सीधा हो जाएगा, ओके, 1/7 हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। और लीप ईयर में पूछे तो, अगर ये लीप ईयर में पूछे तो क्या होगा, तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो ये मैंने आपको इसलिए ऐसे ही बता दिया कि क्वेश्चन जो है ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। कभी कभी यार लैंग्वेज भी खुद बनानी पड़ जाती है। कह रहा कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards, full stop. What is the probability that the card drawn is a spade or a king, ठीक है, ये हमारी कहानी है। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था, रेड कार्ड और किंग वाला क्वेश्चन था ना, उसको जो मैंने कैलकुलेट कराया, हो सकता है वो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है। इस मेथड्स को देख लो, उसको भी इसी मेथड से कर लेना। ऑप्शंस लिख देता हूँ, ऑप्शंस हैं इसके, स्पेड और अ किंग, 4/13, 3/13, ए 4/13, 3/13, सी 2/13, 1/13। ये है कहानी। अब जरा इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा भाई, कार्ड्स को फील करना पड़ेगा। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ स्पेड। पहले ये बताओ स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने यानी कितने नंबर्स हैं स्पेड के टोटल, 13 कार्ड्स हैं ना स्पेड के, स्पेड के 13 ही तो कार्ड हैं, तो ये 13 हो गया। अब इधर आओ, किंग के कितने किंग है टोटल, 4 है ना। अब इंटरसेक्शन में कितने होंगे, एन ऑफ स्पेड्स इंटरसेक्शन किंग, यानी स्पेड का अपना एक किंग होगा ना, वही तो कॉमन वाला कोड होगा, तो तुम्हारा इसका कितना नंबर आ जाएगा, 1, एक किंग केवल। आपसे पूछ रहा है क्या, स्पेड और अ किंग, देख लो लैंग्वेज समझ लो, स्पेड और किंग इज इक्वल टू एन ऑफ स्पेड प्लस एन ऑफ किंग और माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन के। अब इस एन की जगह आप क्या ले लो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना हमें, तो आप पी यूज कर लो, हम सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी निकालते हुए चलेंगे, नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पी के टर्म में यूज़ कर लो। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, किंग की क्या होगी, 4/52 और माइनस इसकी कितनी हो जाएगी, 1/52। कितना आ रहा है ज़रा देखना निकाल के, 13 + 4 17, 17 - 1 16/52,
16/52 ही आ रही है इसकी, 8, 26, 4/13 इज द आंसर। यही हमारी कहानी, तो दिस इज द आंसर। देखो कैसे फॉर्मूले में जनरेट किया, जो फॉर्मूला आपको बताया गया उसी फॉर्मूले में हमने जनरेट किया, तो इससे प्रोबेबिलिटी आपकी जो है ये बहुत ईजी हो जाएगी। अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कौन सा, जिसमें उसने पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग, रेड और किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी हो जाएगी 4/52, और कॉमन इंटरसेक्शन की क्या होगी इन दोनों की, इन दोनों में कुछ कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन के कितने, 2 होंगे ना कॉमन, तो ये हो जाएगी 2/52। पूछा क्या आपसे, यूनियन पूछा था ना, तो आप ये करोगे 26/30, 30 - 2 28/52 आ जाएगी, और 28/52 कितना आएगा 7/13, वही हमने जो किया था क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा निकल के। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, वो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा होगा 2 किंग जो है कैसे आ गए, तो आपके पास ये फॉर्मूला है जनरेट करने के लिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लगी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए थे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बहुत आगे तक चलेगा, रिसर्च लेवल तक प्रोबेबिलिटी होती है। चलो भाई, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 9 रेड बॉल्स, 9 रेड है, 7 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक। A ball is drawn at random. What is the probability of that the ball drawn is not red? P of R not निकालना है, ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या होगा 1 - PR, ये तो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये कह रहा है नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, यानी कि रेड नहीं होना चाहिए। तो रेड नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ, रेड नहीं होना चाहिए का मतलब यही हुआ कि आपका रेड नहीं होना चाहिए। तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, कितनी आएगी 4/20, यानी कि 1/5। पी आर नॉट पूछ रहा है ना, आर डैश पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/5, 4/5। दिस इज द आंसर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है फिर हम क्लोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है फिर बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन थे, तो थोड़े से इससे ये जो आपका अलग टॉपिक था, सेट वाला पोर्शन था, मैंने आपको बताया, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट्स वगैरह हो, प्रॉब्लम्स हो, तो फिर आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अगला चैप्टर।